कहते हैं कि अमावस की रात काली शक्तियां सबसे अधिक ताकतवर होती हैं और इस रात इन्हें काबू कर पाना किसी के बस की बात नहीं। अमावस की रात ही काली शक्तियों की सिद्धि भी आसानी से प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि इस रात तमस की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। लेकिन अगर इसमें जरा सी भी चूक हो जाए तो ये इंसान की जिंदगी को भी खत्म कर सकती है। अमावस की रात थी। पूनम अपने कमरे का एसी चालू करके गहरी नींद में अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसके कानों में कुछ मंत्रों के बुदबुदाने की आवाज पड़ी। लगातार आ रही उन मंत्रों की आवाजों से उसकी नींद टूट गई। उसने कमरे में इधर उधर देखा और फिर अपने फोन की टॉर्च ऑन करके छत की तरफ जाने लगी, क्योंकि उन मंत्रों की आवाज छत की तरफ से ही आ रही थी। कहीं ये लड़की कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर रही है छत पर? वैसे भी आज अमावस की रात है। मेरा मन न जाने क्यों बहुत घबरा रहा है। पूनम ने घबराते हुए छत का दरवाजा खोला तो उसकी आंखों के सामने वही नजारा था जिसका उसे डर था। दीपिका छत पर अग्नि कुंड जलाए अपने पूरे शरीर पर राख मलकर छत के एक कोने में बैठी हुई थी और आसमान की तरफ अपने हाथ ऊपर उठाकर काली शक्तियों का आवाहन कर रही थी। ये सब क्या कर रही है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मना किया था ना तुझे ये सब करने से। जानती है ना कितना खतरनाक है ये सब। अगर कोई क्रिया तुझ पर उल्टी पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे तुझे। बंद कर ये सब। इस सब के बीच में मत आ पूनम, वरना बिना बात मारी जाएगी। चली जा यहाँ से। इससे पहले कि पूनम वहां से जाती, अग्निकुंड में जल रही आग अचानक से बहुत तेज धधक उठी और उसके भीतर भयानक आकृतियां उसे दिखाई दी। दीपिका का शरीर अचानक से जोर जोर से कांपने लगा और उसकी आंखें ऊपर को पलटकर बिल्कुल सफेद हो गईं। उसकी गर्दन खुद ब खुद अकड़ती हुई पूनम की तरफ मुड़ी तो उसका चेहरा इतना भयानक हो चुका था कि उसे देखते ही पूनम की चीख निकल गई। ठीक कहा था तूने, अगर क्रिया उल्टी पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्रिया उल्टी पड़ गई और अब ये जान से जाएगी और इसके साथ साथ तू भी अब बलि पर चढ़ेगी। पूनम जोरदार चीख लगाते हुए वहां से भागी, मगर हड़बड़ी में सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसका पैर फिसला और वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए सीधे नीचे जाकर गिरी। सुबह आयुषी ने घर का दरवाजा खटखटाया, मगर जब बहुत देर तक भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो घर के बाहर पड़ोसियों का जमावड़ा लग गया। अरे क्या हुआ आयुषी बेटा, काहे इतनी देर से दरवाजा पीट रही हो? लगता है दोनों बिटिया कॉलेज चली गई हैं। नहीं काका, अगर वो दोनों कॉलेज जाती तो दरवाजे पर ताला लगा कर जाती, लेकिन दरवाजे पर तो अंदर से कड़ी लगी है। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है काका। बहुत देर से दोनों को कॉल भी कर रही हूँ, लेकिन मेरा फोन नहीं उठा रही हैं वो दोनों। सोसाइटी वालों ने मिलकर दरवाजे को तोड़ दिया, मगर अंदर उन्होंने जो देखा वो देखकर उनके होश उड़ गए। सामने जमीन पर पूनम का खून से लथपथ शरीर गिरा हुआ था और छत पर दीपिका की बॉडी इतनी बुरी हालत में थी कि कोई उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसके शरीर का मांस जगह जगह से नोचा जा चुका था और एक अजीब सी गंध पूरी छत पर फैली हुई थी। साथ में वहां पर बिखरा तंत्र मंत्र का सामान। डरते हुए किसी ने उनके शरीरों को हाथ भी नहीं लगाया। उनके घर वाले एक रिश्तेदार के यहाँ शादी अटेंड करने के लिए गए थे। आयुषी ने उनके घर वालों को कॉल करके सब बताया। उनके लिए उनकी 2 नौजवान बेटियों को खो देने का दुख बहुत बड़ा था। उनकी मौत के बाद वो घर अब उन्हें काटने को दौड़ता था, इसलिए 2 महीने बाद ही वो उस घर को बेचकर वहां से दूर चले गए। उस घर में शर्मा फैमिली रहने आई। मिस्टर शर्मा, उनकी वाइफ और उनकी बेटी साधना। उन्हें उस घर में हुए उस हादसे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कुछ दिन तो उस घर में उनका समय अच्छा गुजरा, मगर अगले महीने अमावस की रात उनकी बेटी साधना अपने एग्जाम के लिए देर रात नोट्स बना रही थी। पढ़ते पढ़ते उसकी हल्की आंख लग गई
अचानक से उसकी नींद टूटी। उसने हल्के से अपनी आंखें मसलते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। तभी उसे लगा मानो एक बड़ी सी काली परछाई उसके बिस्तर के पास खड़ी हुई है। कौन है वहां? साधना के इतना पूछते ही वो परछाई खिड़की के रास्ते वहां से पल भर में ओंझल हो गई। साधना जल्दी से उठकर खिड़की के पास गई और जैसे ही उसने नीचे देखा तो एक परछाई उसे उसकी आंखों के सामने से गायब होती दिखाई दी। डरते हुए उसने खिड़की को बंद करके पर्दे को लगा दिया और आफती हुई आकर अपनी चेयर पर बैठ गई। उस रात उसके बाद उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई, इसलिए उसे लगा कि ये उसका कोई भ्रम होगा। इसलिए उसने किसी से भी ये बात शेयर नहीं की। 2 दिन बाद अपनी माँ के साथ वो आंगन में बैठकर चाय पी रही थी। तभी उसका ध्यान गया कि सामने के घर की पड़ोसन बहुत देर से उसे घूर रही है। उसे कुछ अजीब सा लगा, इसलिए उसने अपनी माँ को उस औरत की तरफ इशारा किया। पता नहीं, बहुत देर से घूर रही है ये मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कहना चाहती है। रुको जरा, मैं इन्हें यही बुला लेती हूँ। सीमा ने उस औरत को आवाज लगाई और उसे चाय पीने के लिए बुलाया, मगर वो औरत उनकी बात अनसुनी कर अपने घर के अंदर चली गई। उसका बर्ताव उन्हें कुछ समझ नहीं आया। आज रात को भी साधना पढ़ाई के लिए देर रात तक जाग रही थी। तभी उसे लगा कि उसके कमरे में छिपकर कोई उसके ऊपर नजर रखे हुए है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, मगर अचानक उसका शरीर उसे बहुत थका थका महसूस हुआ। इसलिए वो अपनी बुक्स बंद करके अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसकी हल्की आंख लगी ही थी, लेकिन तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। सुंदर, बहुत सुंदर हो तुम, ठीक वैसी जैसी मुझे पसंद है। उसके चेहरे पर उसे किसी की उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ। डरते हुए उसने अपनी आंखें खोली तो बेहद लंबी काली परछाई में एक शख्स, जिसकी आंखें सुर्ख लाल थी, नाखून किसी जंगली जानवर की तरह खूंखार थे, एकटक अपनी लाल आंखों से साधना की ओर ही देख रहा था। इससे पहले कि साधना उसे देखकर चीखती, उसने अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को भींच लिया और डर के मारे साधना उसी वक्त बेहोश हो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे कल रात की वो घटना याद आ गई। उसका दिल दहल उठा, मगर तभी उसे अपने शरीर में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो वहां नील के निशान पड़े हुए थे। वो डरते हुए नहाने के लिए बाथरूम गई, लेकिन आईने में जब उसने खुद को देखा तो उसकी पीठ और पैरों पर भी ठीक वैसे ही नीले और काले रंग के निशान थे। डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो जल्दी से नहाकर सीधी अपनी माँ के पास गई। उसकी माँ आंगन में पौधों को पानी दे रही थी, मगर इससे पहले कि वो अपनी माँ को कुछ कहती, उसका ध्यान फिर से सामने के घर में रहने वाली उसी औरत पर पड़ा जो अपनी खिड़कंदी से उसे घूर रही थी। ये औरत जरूर कुछ तो जानती है। ऐसा लगता है कि कुछ बताना चाहती है मुझे, लेकिन किसी डर की वजह से बता नहीं पा रही। अरे, अकेले अकेले किससे बात कर रही हो बेटा? और ये क्या, तुम्हारे हाथ पर ये इतने सारे नील के निशान कैसे आ गए? कहीं गिर गई थी क्या? ना नहीं मम्मा, पता नहीं। अच्छा, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। साधना वहां से बस स्टैंड के लिए निकल गई, लेकिन बस स्टैंड पर वही औरत सामने खड़ी होकर उसे उसी तरह घूर रही थी। अब तो हद ही हो गई। आज तो पूछ कर ही रहूंगी इस औरत से, आखिर हर समय क्यों घूरती रहती है ये मुझे। साधना उस औरत के पास गई, लेकिन इससे पहले कि वो उस औरत को कुछ कहती, वो औरत ही उससे पहले उससे बात करने लगी। जानती हूँ क्या कहने आई हो तुम। यही ना कि मैं हर समय तुम्हें घूरती क्यों रहती हूँ। ना नहीं I mean, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कहना चाहती हो आप मुझे, कुछ बताना चाहती हो।
हाँ, ठीक कहा तुमने। मैं कुछ बताना चाहती हूँ तुम्हें, क्योंकि अमावस की रात से तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो जानती हूँ मैं। मेरी बात मानो, छोड़ दो उस घर को, वरना जैसे उसने उन दोनों लड़कियों को मार दिया था, तुम्हें भी मार देगा। क्या? और किसने मार दिया था उन्हें? जिस आदमी से तुमने ये घर खरीदा है, उसकी छोटी बेटी रातों को तंत्र मंत्र किया करती थी। जिस लड़के से वो शादी करना चाहती थी, उस लड़के ने उसे ठुकराकर किसी और से शादी कर ली थी, और तब से ही उसका मानसिक संतुलन खराब सा हो गया था। उस लड़के को पाने की चाह में कभी कोई क्रिया करती थी तो कभी कोई टोटका। बहुत बार रोका भी उसे उसके घर वालों ने, समझाया भी, लेकिन उसके सर तो जैसे कोई जुनून सवार हो गया था। 4 महीने पहले ही अमावस की रात को छत पर आग जलाकर कोई क्रिया कर रही थी वो, और अगले दिन घर में वो और उसकी बहन दोनों मृत अवस्था में मिली। कोई कहता है कि उस घर में उन दोनों बहनों की आत्मा भटकती है, लेकिन मैं जानती हूँ उस घर में जिन्नात का वास हो गया है। उस रात उसने उसे बुला तो लिया, लेकिन उसे काबू नहीं कर पाई। अभी भी समय है, निकल जाओ वहां से और किसी मौलवी या पंडित से झाड़ फूंक करवा लो, वरना अगली अमावस तक वो और शक्तिशाली हो जाएगा। और फिर क्या आंटी? तभी पीछे से बस का हॉर्न बजा। साधना ने मुड़कर देखा तो उसके कॉलेज की बस आ गई थी। वो उस औरत को बाय कहने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ी तो वो औरत वहां से जा चुकी थी। साधना बस में बैठकर कॉलेज चली गई, लेकिन पूरे दिन उसके दिमाग में उस औरत की कही हुई बातें ही घूमती रहीं। शाम को घर आकर वो अपनी माँ के साथ सीधे उस औरत के घर गई और उसने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। अरे बताएगी भी, क्यों लेकर आई है मुझे यहाँ पर? बस 2 मिनट माँ, अभी पता चल जाएगा। मुझे बस एक बार उस औरत से मिलना है। कुछ देर बाद एक आदमी ने घर का दरवाजा खोला। शायद वो उस औरत का बेटा था। जी कहिए। एक्चुअली हम उस सामने वाले घर में रहते हैं। आज मुझे कामनी आंटी बस स्टैंड पर मिली थी। कुछ बता रही थी वो मुझे, लेकिन फिर मेरी कॉलेज की बस आ गई और हमारी बात अधूरी रह गई। उनसे ही मिलने आए हैं हम। क्या लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है? आपने किसी और कामिनी से बात की होगी। नहीं, वो आंटी इसी घर में रहती हैं। कॉटन की साड़ी पहनती हैं, बड़ी बिंदी लगाती हैं और हमेशा जुड़ा बनाकर रखती हैं। वो सामने फोटो भी लगी है उनकी। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इनकी मौत तो आज से 4 महीने पहले ही हो चुकी है। ये बात सुनते ही उन दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये जानने के बाद उनके पास उस आदमी से कुछ पूछने के लिए बचा ही नहीं था। वो दोनों घर आए। साधना ने अपनी माँ को पूरी बात तो नहीं बताई, लेकिन उसने किसी भी कीमत पर उन्हें वो घर छोड़ देने को कहा। शाम को ही उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। शाम को ही उसके पापा ने वहां से निकलने के लिए एक कैब बुक की। कैब ड्राइवर बाहर गाड़ी लगाकर उनके आने का इंतजार कर रहा था। साधना अपना बैग लेकर कमरे से निकलने ही वाली थी, तभी साधना के कानों में एक भारी आवाज पड़ी। तुझे क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुझे यहाँ से जाने दूंगा? तू अब सिर्फ मेरी है। अगर तूने यहाँ से जाने की कोशिश की तो उसके बाद फिर जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तू खुद होगी। साधना की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर भी देखे। वो अपना बैग हाथ में लिए जल्दी से वहां से निकल गई। वो सब कैब में जाकर बैठे, मगर जैसे ही कैब ड्राइवर गाड़ी चालू करने लगा, साधना के पापा को दिल का दौरा पड़ गया और इससे पहले कि वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते, मौके पर ही उसके पापा की मौत हो गई। और उसी वक्त उस जिन्नात की आवाज फिर से साधना के कानों में पड़ी।
कहा था ना मैंने, अगर यहाँ से गई तो फिर जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तू खुद होगी। अभी तो बस एक जान गई है, अगर तू अब भी यहाँ से गई तो तेरी माँ को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और तेरी एक छोटी बहन भी तो है, उसे भी खत्म कर दूंगा। उसकी ये बात सुनकर साधना की रूह कांप गई। उसने उस घर को छोड़ने का फैसला छोड़ दिया। अगले दिन उसने अपने पापा की चिता को अग्नि दी। उसकी मां की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो अपने सोचने समझने की सुध खो चुकी थी और धीरे धीरे साधना का मानसिक संतुलन भी बिगड़ता जा रहा था। उसके पापा की मौत के बाद उसकी छोटी बहन भी अपने हॉस्टल से वापस आ गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी साधना के साथ होने वाली उन चीजों और उस जन्नत के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन साधना की छोटी बहन साक्षी को उसके साथ कुछ अजीब महसूस होने लगा था। आप ठीक तो हो ना दीदी? आपको देख के लग रहा है कि बहुत बीमार हो आप। शरीर सूखता जा रहा है आपका। आंखों के नीचे इतने गहरे काले गड्ढे हो गए हैं। ना ठीक से खाना खाती हो, ना किसी से बात करती हो। समझ नहीं आ रहा आखिर हुआ क्या है आपको। मैंने तुझे यहाँ पर आने को मना किया था ना, और मुझे क्या हुआ है और क्या नहीं, इस पर तुझे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। कल वशर वापस चली जा। ऑनलाइन क्लासेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दीदी, साधना कुछ भी करके अपनी बहन को उस घर से भेज देना चाहती थी, मगर साक्षी समझ चुकी थी कि साधना के साथ जरूर कोई परेशानी है। तभी एक रात वो पानी पीने के लिए उठी तो उसे साधना के कमरे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने हल्के से उसके कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। अंदर एक लंबी काली परछाई ने साधना के शरीर को जकड़ा हुआ था। उसके शरीर के आधे मांस को जैसे उसने चबा कर खा लिया था। हाथ पैरों पर काटने और जख्मों के निशान थे। साधना की आंखों से आंसू टपक रहे थे, जैसे तो वो उसकी कैद से छूटना चाहती हो, लेकिन कोई मजबूरी के चलते उसे उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ रहा हो। साक्षी समझ गई कि कोई शक्ति साधना के पीछे पड़ चुकी है। उसने चुपके से दरवाजा बंद किया और सीधी अपने कमरे में गई और अपने बैग से एक बुक निकालकर वो उसके पन्नों को पलटने लगी। तभी एक पन्ने पर आकर उसके हाथ ठहर गए। उस पन्ने पर ठीक वैसी ही काली परछाई की आकृति बनी हुई थी और उस पर लिखा था, जिन्नात। इससे बच पाना तो नामुमकिन है। मैं दीदी को कैसे इसके चंगुल से बचाऊंगी? तभी साक्षी के कानों में एक भारी आवाज पड़ी। मेरा नया शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। बचाना चाहती हो अपनी बहन को मुझसे? वो तो वैसे भी कुछ दिनों की मेहमान है, उसे तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा?